everyone. So let's start today's class. हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो न्यूरोनल सेल्स होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कैसे होता है। हम लोगों ने सोडियम चैनल की ओपनिंग देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारा सोडियम आयन आपका उसका इन्फ्लक्स हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो मेम्ब्रेन है आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन, उसकी जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी सोडियम चैनल्स ही ओपन होती हैं, और ये सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पोटाशियम चैनल भी ओपन होती है, लेकिन जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती हैं, दीज आर वेरी एक्टिव चैनल्स। बल्कि पोटाशियम आयन चैनल्स आपकी बहुत ही लेजी चैनल्स होती हैं, जो बहुत धीरे ओपन होती है, मतलब इट विल टेक सम टाइम। और इन पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को भी एक टाइप का सिग्नल चाहिए होता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती है, कब ओपन होगी? जब -70 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज आएगा और -60 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा। ये डिफरेंस आते ही आपकी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होगी, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा। और उस एक्शन पोटेंशियल में भी हमने कहा था कि आपको तीन यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस याद रखने हैं। फर्स्ट, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद -60 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक्चुअल में तो जो -10 मिलीवोल्ट का चेंज आ रहा है उसे हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, लेकिन -60 मिलीवोल्ट को हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद जीरो, जीरो के ऊपर आपकी जो सेल्स है वो आपकी डीपोलराइज हो जाती है, उनकी पोलैरिटी चेंज होती है। फिर उसके बाद +35, या आप इसे +40 भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि समटाइम ये 45 तक भी पहुंच जाता है। इवन बहुत सी हमारी न्यूरोनल सेल होती है जिसके अंदर +90 तक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चला जाता है, और उस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि सेल आपकी कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो चुकी है। डीपोलराइज तो वो जीरो पे ही हो गई थी, लेकिन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया। जब आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ओवरशूट करता है, तो हम उसे कहते हैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो। अभी तक की जो कहानी थी उसमें सिर्फ आपकी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का रोल था। अभी तक हमारी पोटाशियम आयन चैनल ओपन नहीं हुई है, लेकिन पोटाशियम आयन चैनल कब ओपन होगी वो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जब आपकी सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओवरशूट कर जाता है, यानी कि +90 तक पहुंचता है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +90 तक पहुंचेगा, पोटाशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। राइट? सो यस, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाती हूँ। इतनी हमारी कहानी हो गई थी। अब हमारी मेम्ब्रेन है ये, फॉर एग्जांपल हमारा एक्सोनल रीजन है। ठीक है, इस एक्सोनल रीजन की अभी कंडीशन क्या है कि अंदर पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। ठीक है, बाहर नेगेटिविटी। सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स की वजह से अंदर बहुत सारा सोडियम आयन फिल्ड अप हो चुका है, और इससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया है? अप टू +90 मिलीवोल्ट। नाउ अब क्या होगा? आपकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर दोनों टाइप के चैनल्स प्रेजेंट है, पोटाशियम गेटेड भी और सोडियम गेटेड भी। अभी तक जो चैनल है वो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन थे। अब जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +90 तक हुआ, तभी आपका इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के लिए, सॉरी, पोटाशियम चैनल के लिए सिग्नल जाएगा। मैं इनको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ना क्लास नहीं चल रहा है, ऐसे ही खाली बैठे थे तो लगा दिए थे, कुछ कुछ सीखते रहता हूँ। कर रहे थे क्या? हाँ, कहिए क्या? मेरे पास सितंबर से व्हाट विल हैपन कि इनके पास सिग्नल जाएगा,
अच्छा, ये बात और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, +90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होते ही दो यहाँ पे काम होने वाला है। पहला कि जो आपकी सोडियम चैनल्स हैं उन वो क्लोज हो जाएंगी। ये क्लोज कैसे होंगी? इनके ऊपर कैल्शियम आयन आके बाइंड कर जाएंगे और इनकी क्लोजिंग हो जाएगी। जो पोटाशियम गेटेड चैनल है इनकी ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी, यहाँ पे आप देखोगे कि पोटाशियम आयन का ई फ्लक्स हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि सोडियम आयन का तो इनफ्लक्स हो रहा था लेकिन पोटाशियम का ई फ्लक्स हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा थी। जब आपकी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुई तो सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस है ये सारे डिफ्यूजन के थ्रू कंडक्ट हो रही है, इसीलिए सोडियम का इनफ्लक्स हुआ। सेम कंसेप्ट आपका पोटाशियम चैनल के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि पोटाशियम का अमाउंट अंदर बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत सारे पोटाशियम आयन प्रेजेंट है, ऑलरेडी इतने सारे आयंस प्रेजेंट थे। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जब आपकी वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होती है तो पोटाशियम जो कि अंदर भरा पड़ा था उसकी कंसेंट्रेशन बाहर की कंपैरिजन में अंदर बहुत ज्यादा थी। इसलिए क्या होगा कि उसका ई फ्लक्स होने लगेगा, ठीक है। ई फ्लक्स होने लगा तो सबसे पहला चेंज यहाँ पे क्या आया? सबसे पहला चेंज ये हुआ, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। एंड ऑल वी नो दैट कि पोटाशियम आयन एक पॉजिटिव आयन। अब अगर ये पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा, सोडियम की चैनल ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी है, वो बंद हो चुकी है। बाहर से अंदर की तरफ कोई पॉजिटिव आयन अब नहीं आ रहा है, लेकिन जो अंदर पॉजिटिव आयन थे अब वो बाहर जा रहा है। अब अगर अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो इस पोटेंशियल के अंदर चेंज आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगी, और कितना वैरी करेगी? पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 मिलीवोल्ट होगा। इससे यहाँ पे आपकी अगेन सेल डीपोलराइज हो जाएगी, पोलैरिटी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, एंड देन इट विल रिटर्न टू द नेगेटिव वैल्यू। और ये कितना नेगेटिव होगा? -70 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, दोनों ही चैनल, आपकी सोडियम गेटेड चैनल हो चाहे पोटाशियम गेटेड चैनल हो, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है कि जब आपकी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है तब आपकी कौन सी चैनल एक्टिव है? आपकी सोडियम गेटेड चैनल एक्टिव है, कि वो पॉजिटिव आयन को अंदर बहुत सारा लेके आ रही है ताकि पोलैरिटी चेंज हो सके। लेकिन वापस से उसको रीगेन करना है, पोलैरिटी को वापस से रीगेन करना है। रीजन इसलिए क्योंकि आपकी जो सेल्स है, न्यूरोनल सेल्स है, वो दूसरे स्टिमुलाई को तभी रिसीव कर पाएंगी जो वो वापस से रीपोलराइज्ड हो पाएंगी। हमने यही तो मैकेनिज्म पढ़ा है कि पहले हमारी सेल पोलराइज्ड रहती है, एक पोलराइज सेल डीपोलराइज्ड होगी और डीपोलराइज के बाद में वो वापस से रीपोलराइज्ड होती है। यही तो हमने कंसेप्ट पढ़ा, और अभी हमने अपना मैकेनिज्म भी यही देखा। मैकेनिज्म में क्या देखा? नॉर्मल जब आपकी सेल रेस्टिंग स्टेज पर थी तो हम उससे कहते हैं दैट इज पोलराइज सेल, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और वो कितना था? -70 मिलीवोल्ट का। फिर हमारी सेल डीपोलराइज हुई जिसमें पोटेंशियल हमारा 0 मिलीवोल्ट हुआ, और उसके बाद ओवरशूट करके वो +90 मिलीवोल्ट तक, और बहुत सारी बुक के अंदर आपको +35 या +45 मिलीवोल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। अब इसे वेवी नेचर क्यों कहा वो भी मैं आपको यहाँ से क्लियर करूंगी। और रीपोलराइजेशन की कंडीशन में हमने क्या देखा कि वापस से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ से और पॉइंट ऐड करें तो पोलराइज स्टेट के अंदर तो हमारी जो जितनी भी वोल्टेज स्कैटर्ड चैनल्स थी वो क्या थी? शट डाउन थी, यानी कि वो कोई भी वर्किंग नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, वो इनएक्टिव स्टेज में थी, ठीक है। जितनी भी हमारी आयन चैनल्स थी वो इनएक्टिव स्टेट में थी। सिर्फ हमारा एक पोटेंशियोजेनिक पंप काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? एक पोटेंशियोजेनिक पंप काम कर रहा था। और ये पंप कब काम कर रहा था? जब हमारी सेल रेस्टिंग फेज पर थी, यानी कि उस रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने पे हमारा पंप काम कर रहा था। लेकिन जब आपकी सेल के अंदर पोलैरिटी में चेंजेस आते हैं ना, ये पोटेंशियोजेनिक पंप आपका शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपके सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारी चैनल्स एक्टिव है,
और मेनली कौन सी चैनल, मेनली सोडियम चैनल। ठीक है, जब सेल रिपोलराइज कर रही है तो उस टाइम पे हमारी पोटाशियम चैनल एक्टिव है, वो कह रहा था कि हमको साथ ही साथ में पहले की बात हमारा पहले की बात बताइए पोटेंशियोजेनिक मतलब पंप इसमें कैसे आता है। ये भी रिएक्टिव हो जाता है। यस, सो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। नाउ मूव टू द थ्योरी पोर्शन। यस, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम इसे वेव क्यों कहते हैं। देखिए, हम इसे वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जो एक्सोनल रीजन होता है ना, उस एक्सोनल रीजन के अंदर ये आयंस जो है ना, इनका ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन मैकेनिकल गेटेड चैनल जब ओपन हुई थी, इस रीजन के अंदर आपकी सोमा बॉडी थी, इन सोमा बॉडी से आयंस का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, और यहाँ से सोडियम का इन्फ्लक्स होती पोटेंशियल चेंज हुई थी, राइट। और पोटेंशियल चेंज होती हमारे पोटाशियम सॉरी सोडियम चैनल ओपन हुई थी। तो हमने क्या देखा था कि पहले कुछ इतने पार्ट के अंदर आपके सोडियम ने एंटर किया, तो इतने रीजन के अंदर ये जो रीजन था, इस रीजन के अंदर डिपोलराइजेशन हुआ, यानी कि ये जो रीजन था इसकी पोलैरिटी चेंज हुई थी कि बाहर नेगेटिविटी ज्यादा हो गई थी, अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई थी। बाकी सेगमेंट में आपका सेम वही पोर्शन था। अब वापस से क्या होता है, हम कर लेंगे बैठ के, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जो है डिटेल एक्टिविटी इनोवेशन अब ऑफलाइन वापस से जब आपकी ये सोडियम चैनल ओपन होती है, यहाँ पे रिपोलराइजेशन होगा, फिर हम देखेंगे कुछ सोडियम आयन यहाँ से ट्रेवल करके इस रीजन में एंटर कर जाएंगे, तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है, अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। ठीक है, पहले एक सेगमेंट के अंदर डीपोलराइजेशन हुआ, जैसे उस सेगमेंट में डीपोलराइजेशन होगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर, क्योंकि हमारी न्यूरनल सेल बहुत ही एक्टिवली काम करती है, बहुत रैपिड मैनर में काम करती है, तो ये जितना भी प्रोसेस होता है, चाहे वो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का प्रोसेस ही विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर ही काम करता है। तो पहले आपका सेगमेंट डीपोलराइज होगा, जैसे ही सेगमेंट डीपोलराइज हुआ वो वापस से रीपोलराइज होने लगेगा, लेकिन कुछ सोडियम आयन के डिफ्यूजन की वजह से जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, क्योंकि एक सेगमेंट करके वन बाय वन आपकी जो पूरी न्यूरोनल सेल है, जो एक्सोनल रीजन है, वो पोलराइज्ड होता है, डीपोलराइज्ड होता है। इसलिए हम कहते हैं अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन is always followed by a wave of repolarization. अब 8 Right? बजे करना ऊपर Now, moving to the content part. Yes. मीट द साइंटिस्ट कल हमने ये चीज कवर कर ली थी कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है ना। हम लोग कवर करते हैं कि रिपोलराइजेशन कैसे होगा, क्योंकि पोलैरिटी का वापस से रिकवर होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी न्यूरनल सेल नेक्स्ट स्टिमुलाई को रिसीव नहीं कर पाएगी। ये उसकी एबिलिटी है कि जब तक वो अपनी पोलैरिटी को रीगेन नहीं करेगी, वो किसी नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकती, स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकती। इसलिए आपकी न्यूरनल सेल का वापस से रिपोलराइज होना जरूरी होता है। ठीक है, सो आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द सोडियम गेट लॉस, हमने पहले कहा कि सोडियम गेट इतने एक्टिव होते हैं कि वो एकदम से सडन ओपन होते हैं, बहुत सारे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, और जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है वो तुरंत शट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सो डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोन मेम्ब्रेन causes potassium gate to open। अब जैसे मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ, ये एज अ सिग्नल काम करेगा, एज अ स्टिमुलस काम करेगा। स्टिमुलस किसके लिए, फॉर द पोटाशियम गेट्स। ये सिग्नल काम करेगा कि अब पोटाशियम गेट को ओपन होना है। सो पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे एंड पोटाशियम देयरफॉर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पोटाशियम आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाएगा। Since potassium is positively charged, this make the inside of the cell less positive and activate sodium potassium pump। sodium potassium pump जिसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, it is the potentiogenic pump। ये हमारा पोटेंशियोजेनिक पंप है। अब इस पोटेंशियोजेनिक पंप का रोल भी मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। पोटेंशियोजेनिक पंप के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये हमारी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ पंप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इन पंप का काम क्या है कि एक एटीपी को यूज करके ये आपके
सोडियम और पोटाशियम का एक्सचेंज कराते हैं। और कैसे एक्सचेंज कराते हैं कि 3 सोडियम आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भेजेगा, 2 पोटाशियम आयन को अंदर। और सबको अलग अलग बैठा था, एगो यहाँ मेरे पास बैठा था, एगो वहाँ बैठा था, एगो वहाँ बैठा था, राइट। सो व्हाट विल हैपन, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि वो जो -70 मिलीवोल्ट का नेगेटिव माहौल था वो इस पोटेंशियोजेनिक पंप की वजह से था, क्योंकि ये एक एटीपी को यूज करके +1 चार्ज का डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो अब जैसे ये पंप आपका एक्टिवेट होगा, ये पंप क्या करेगा, वापस से सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटाशियम को अंदर लेगा। अब देखो ये जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि जब आपकी सेल ने रीपोलराइज होने के बाद आपकी वापस से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचाया, तब पोलैरिटी तो -70 आ गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज नहीं थी, वो चीज ये थी कि अब अंदर सोडियम आयन है और बाहर पोटाशियम आयन भरा पड़ा है। लेकिन हमारे रेस्टिंग स्टेज पर आने के लिए सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर पोटाशियम को होना चाहिए और बाहर वाले एनवायरनमेंट में सोडियम को होना चाहिए। और ये चीज कौन मेंटेन करेगा, यही पोटेंशियोजेनिक पंप मेंटेन करेगा, क्योंकि ये आपके सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटाशियम को अंदर ले रहा है, जिससे वापस से आपकी सेल किस में आ जाएगी, उसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और पोटाशियम हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट का। क्लियर? यस। सो सिंस हो गया, द रिपोलराइजेशन पीरियड रिटर्न the cell to its resting potential, and the neuron is now prepared to receive another stimulus and conduct it in the same manner। कि जो अब नेक्स्ट स्टिमुलाई वो रिसीव करेगा वो सेम इसी पैटर्न के अंदर, जैसे अभी हमने पैटर्न पढ़ा। the repolarization period, okay, so sodium pumps start working to maintain the normal resting membrane potential by expelling sodium ion and intaking of potassium ion। So the time taken for restoration of resting potential is called refractory period। कि इस प्रोसेस के अंदर जहां पे वापस से उसका नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है, उस पीरियड को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी कि हम इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है वो वापस से एक्टिवेट हो रही है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, because during this period the membrane is incapable of receiving another impulses। जब भी आपकी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है दूसरे सिग्नल को रिसीव करने के लिए, विद इन दिस टाइम पीरियड सेल आपका किसी सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकती, और इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमने एक स्पेसिफाइड नेम दे दिया, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। Now impulses travel an action potential which passes along the axon as a wave of depolarization. We have covered that portion, and the whole process of depolarization and repolarization is very fast. So it takes only about 1 to 5 milliseconds। You can imagine कितना fast ये process होगा कि सिर्फ कुछ एक मिलीसेकेंड के अंदर ही ये पूरा process हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा कि आपकी सेल पहले depolarized होगी, वापस से repolarized होगी। अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा समरी फॉर्म में करवा देती हूँ कि किस तरीके से हमारे जो एक्सोनल सेल है उनके अंदर कंडक्शन और जनरेशन होता है नर्व इम्पल्सेस का। आई होप इसके बाद आपको इससे कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चीज कवर करी थी कि ये हमारा डेंड्रॉइड रीजन होता है, ये हमारी सोमा बॉडी है। डेंड्रॉइड का काम है सिग्नल को रिसीव करना और साइनेप्टिक का काम है सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरोनल सेल तक ट्रांसफर करना। ठीक है, हमने इनिशियल स्टेज में ये देखा था कि यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होती हैं। इन मैकेनिकल गेटेड चैनल्स का काम है जब इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर लगता है तो ये ओपन होती हैं, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, ये आयंस ही हमारे काम करते हैं किसकी तरह, एक सिग्नल की तरह। तो प्रेशर की वजह से जब इस आपकी चैनल्स ओपन होती है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो चैनल्स ओपन होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली चैनल्स, स्पेसिफिकली यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होती है, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होती है। एज अ रिजल्ट सोडियम का इनफ्लक्स होता है और यहाँ से जितना भी आपका सोडियम आयन है वो ट्रांसफर हो जाता है इस रीजन में। इस रीजन को हम लोग न्यूरॉन का
हिलॉक रीजन कहते हैं, या हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्ड रीजन, क्योंकि इस रीजन से ही आपका एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जैसे ही सोडियम आयन आपका एक्सोनल रीजन के अंदर एंटर करता है, एक्सोनल रीजन जिसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है, वो चेंज हो जाता है -60 तक। -60 मिली वोल्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते ही हमारा जो एक्सोनल रीजन है उसकी पोलैरिटी चेंज हुई है, और चेंज होते ही यहाँ पे आपकी वोल्टेज गेटेड, जो कि एक वोल्टेज डिफरेंस के रिस्पॉन्स में ही एक्टिवेट होती हैं, वो एक्टिवेट होंगी। और स्पेसिफिकली कौन सी चैनल? सोडियम की चैनल ओपन होगी। सोडियम की चैनल ओपन होते ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा। रीजन कि सोडियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और पोटाशियम अंदर प्रेजेंट है। सोडियम का इनफ्लक्स होते ही मेम्ब्रेन हमारी डीपोलराइज हो जाती है, यानी कि -70 से, जो कि अभी -60 हो गया था, ये आपका पोलैरिटी पहुंचेगा 0 तक, और वहां से ये ओवरशूट कर जाएगा +90 मिलीवॉट तक। ठीक है, ये कंडीशन होते ही हमने देखा कि +90 मिलीवॉट का डिफरेंस होते ही हमारी जो सेल्स है उसका सोडियम चैनल पंप एक्टिवेट होता है, और सोडियम चैनल, माय मिस्टेक, इट्स पोटाशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल एक्टिवेट होगा। और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होते ही अगेन हमारी मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है? +90 से -70। बट अभी कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। कंडीशन रिवर्स का मतलब अभी सोडियम आयन बहुत ज्यादा अंदर है और पोटाशियम आयन बाहर है, इसलिए हमारा पोटेंशियोजेनिक पंप एक्टिवेट होगा। पोटेंशियोजेनिक पंप के एक्टिवेशन की वजह से वापस से आपकी जो सेल है वो किसको मेंटेन करेगी? इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगी, कि सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोडियम और बाहर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर पोटाशियम की अबंडेंसी हो जाए, ताकि हमारी सेल एक नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करे और वो नेक्स्ट स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने आपको समझाऊं तो ये इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि कैसे एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल कर रही है, और उसी के साथ हमारी वेव ऑफ रिपोलराइजेशन भी ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पे हमारी पोलराइज सेल है, जिसकी पोलैरिटी हमने देखा था बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा। पोटाशियम और सोडियम के इस इनफ्लक्स और रिफ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हुई, वो डीपोलराइज्ड हुई, और उसके बाद वापस से वो रिपोलराइज्ड होने लगी। तो आप देखोगे कि बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिविटी सेम मेंटेन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब क्या होता है? ये जो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ एक्सोनल रीजन के अंदर था। अभी तक हमने इतना ही पोर्शन पढ़ा। अब बात आती है साइनेप्टिक रीजन की, कि इस साइनेप्टिक रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब आपकी सेल यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक आपकी सोडियम आयंस पहुंच गए हैं, हमें पता है हमारा यहाँ तक का जो सेगमेंट है वो डीपोलराइज होके वापस रिपोलराइज होने लगा है, लेकिन उनमें से कुछ सोडियम आयन डिफ्यूज होके साइनेप्टिक रीजन तक पहुंचेंगे। जैसे ही ये सोडियम आयन साइनेप्टिक रीजन तक पहुंचेंगे, क्या होगा? हमने जब साइनेप्टिक रीजन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि साइनेप्टिक रीजन के अंदर कुछ इस तरीके से नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये साइनेप्टिक नॉब इतने सारे होते हैं, इवन बहुत सारी न्यूरल सेल के अंदर मिलियंस ऑफ साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे साइनेप्टिक नॉब क्या होता है, देखो साइनेप्टिक नॉब कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ वेसिकल्स लाइक आपकी वेसिकल्स लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है टर्मिनल रीजन के अंदर, एक्सोन टर्मिनल रीजन के अंदर। ठीक है, और वेसिकल्स का काम क्या होता है? वेसिकल किसी न किसी चीज को स्टोर करके रखती है, तो ये वेसिकल भी आपको कुछ ना कुछ स्टोर करके रखे हुए हैं। इनका स्टोरेज का काम क्या है? कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखती है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या जरूरत है न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने की, तो ये रीजन यहाँ से आपको मिलेगा कि देखिए, जब आपका सिग्नल स्टिमुलस न्यूरोनल सेल को मिला, तो उस टाइम पे सबसे पहले हमारी मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन हुई, और मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन हुई, प्रेशर पड़ा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, आयन चैनल्स ओपन हुई, उसके बाद हमारा सेल डिपोलराइज्ड हो, राइट। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली हर एक न्यूरोनल सेल को तो मैकेनिकली ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी क्या है कि एक न्यूरोनल सेल अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करती है दूसरे न्यूरोनल सेल के पास। अब दूसरे न्यूरोनल सेल को अगर उसे सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना है,
तो या तो वो मैकेनिकल गेटेड चैनल को ओपन करे, या फिर इसी डेंड्राइटिक रीजन के अंदर कुछ और रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनका काम होता है जो रिसीव करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स। यही केमिकल्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स में आपकी सेल एक्टिवेट होती है और वापस से सेम वही मैकेनिज्म चलेगा, और इसी तरीके से सिग्नल हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। क्लियर? तो जब आपके इस रीजन से, एक्सोनल रीजन से कुछ सोडियम आयन डिफ्यूज होके इस सेगमेंट तक आते हैं, यानी कि साइनेप्टिक रीजन तक आते हैं, तो यहाँ तक पहुंचते ही यहाँ पे सोडियम आयन डिफ्यूज होंगे। सोडियम आयन के डिफ्यूज होते ही यहाँ पे कुछ और आपकी हम लोग कह सकते हैं व्हाट आई कैन से, यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं ये मूव करती हैं। और मूव कैसे करेंगी? ये मूव करेंगी और ये मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर जाती है। फ्यूज करते के साथ ये बल्ज आउट हो जाती है, और जितना भी इनके पास मटेरियल या सब्सटेंस या केमिकल स्टोर होता है वो उसको बाहर रिलीज कर देते हैं, जो आपका नेक्स्ट न्यूरोनल सेल के लिए एक सिग्नल की तरह काम करेगा। ठीक है? यस। अब उससे पहले मैं आपको साइनेप्टिक रीजन वाला प्रोसेस समझाने से पहले हम लोग ग्राफिकल फॉर्म एक बार इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमारा एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन हुआ था वो चीज कैसे आपकी एक्चुअल में कंडक्ट हुई। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा था कि इनिशियल स्टेज पर हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 था, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कि हमारी जो सेल्स थी वो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर कैसे थी। एक सेकेंड गाइस। यस, तो -70 मिलीवोल्ट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। यहाँ से सिग्नल आया, ट्रिगर हुआ यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुई, सेल की डीपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, पोलैरिटी चेंज हुई। पहले डीपोलराइज्ड हुई तो 0 तक हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचा, उसके बाद वो ओवरशूट किया, और जैसे वो ओवरशूट किया एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ। ठीक है, वापस हमारी पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुई, और देखो यहाँ पे मैंने ये चीज भी ऐड किया हुआ है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है वो किसकी वजह से? सोडियम आयन के इन होने की वजह से। एक्शन पोटेंशियल के बाद वापस रिपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? पोटाशियम आयन आउट होने की वजह से। यानी कि जब रिपोलराइजेशन हो रहा है तो पोटाशियम आयन चैनल्स ओपन हो रही हैं, और जब डीपोलराइजेशन था तो सोडियम आयन चैनल्स ओपन थे। क्लियर? और रेस्टिंग स्टेज में ये आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। एक है हमारा डीपोलराइजेशन किसकी वजह से? सोडियम आयन की वजह से। रिपोलराइजेशन पोटाशियम आयन की वजह से। और हाइपरपोलराइजेशन के अंदर आपके पोटेंशियोजेनिक पंप, यानी कि वापस से आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन कर रहा है? आपके पोटेंशियोजेनिक पंप। और भी अच्छे बेटर वे में अगर इसको समझे आप आपके लिए, ताकि इजी हो जाए इस चीज को समराइज करना, कि सबसे पहली चीज हमने कहा रिपोलराइजेशन के टाइम पे कौन से आयन आपके बाहर जाएंगे? पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, है ना। और डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम आयन का इन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन से आयन मूव करते हैं और रिपोलराइजेशन के टाइम पे कौन से आयन मूव करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपको ऑलरेडी ग्राफ की फॉर्म में वो लास्ट इमेज में समझा चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। देखिए, हमने अभी तक जो प्रोसेस पढ़ी उसमें हमने जिस न्यूरोनल सेल की बात करी, उस न्यूरोनल सेल के सरफेस के ऊपर कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं था। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से आपका एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, और अभी हमारा क्लास खत्म करने का टाइम हो गया है। सो आई एम श्योर मैं इस पोर्शन को आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी कि माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ होते क्या हैं, किस तरीके से इनका सिंथेसिस होता है, और एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन अगर माइलिन शीथ है तो उसमें क्या उसका प्लस पॉइंट होगा, और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो उसके क्या ड्रॉबैक। ठीक है, वो सारा पोर्शन हम लोग कल कवर करेंगे। राइट गाइस, सो आई होप आज के लेसन में आपको पूरा एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी जो न्यूरोनल सेल है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। फिर हमने ये चीज भी कवर करी कि साइनेप्टिक रीजन के अंदर बहुत सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट अगर ऐड करें
तो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, उनकी मूवमेंट के अंदर मेन रोल होता है कैल्शियम आयन का। यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर हमारी कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स इफ्लक्स की वजह से ही आपकी जो साइनेप्टिक वेसिकल है ये मूव करती हैं मेम्ब्रेन की तरफ। कैल्शियम आयन इनको मूव कराएगा और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराएगा, जिससे ये जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज कर देती है। और ये रिलीज जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिग्नल की तरह काम करेंगे, जो नेक्स्ट न्यूरोनल सेल के डेंड्रिटिक रिसेप्टर के सरफेस पर बाइंड करके उसको एक्टिवेट करेंगे। क्लियर? यस। सो इसका जो भी बैक थोड़ा बहुत हमारा कंटेंट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल में जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो पोर्शन हम कवर करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच गाइस।